कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। असीम अपने बिजनेस की एक डीलिंग के सिलसिले में मिस नताशा के ऑफिस आया था। वैसे तो वो यहाँ बहुत कम ही आता, क्योंकि असीम का स्टाफ ही इतना बड़ा था कि उसके कहने से पहले ही कोई ना कोई सीनियर जो उसका खास होता ऑफिस में, वो नताशा की मीटिंग करने उसके ऑफिस आ ही जाता, या फिर खुद नताशा असीम के यहाँ पहुँच जाती। असीम से उसकी गरज जो थी, आखिर असीम जैसा बड़ा बिजनेसमैन उसके साथ कोई प्रोजेक्ट करता, पार्टनरशिप देता, तो नताशा का प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। साथ ही उसका भी थोड़ा नाम हो जाता, क्योंकि असीम का तो नाम ही बिजनेस की दुनिया में एक चमकता सितारा था। लेकिन आज कुछ ज़रूरत थी जो असीम को नताशा के ऑफिस खींच लाई थी। वैसे तो असीम को किसी से मतलब नहीं था, और नताशा जैसे कई सारे बिजनेस के लोग खुद उससे मिलने आते थे। जब उसकी गाड़ी नताशा के ऑफिस के सामने रुकी तो उसे पिकअप करने खुद नताशा और उसके साथ उसके 2-3 करीबी स्टाफ आए थे, जिसमें पीछे खड़े हिना के सबसे बड़े भाई शाद को देखकर असीम ने एक नज़र उन पर डाली थी, लेकिन कुछ बोला नहीं। जबकि असीम को देखकर शाद के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो अक्सर असीम की कोई फाइल या उसके आदमी को जब नताशा के ऑफिस में देखते तो उन्हें खुशी होती कि उनकी बहन का शौहर कितना ज़हीन है। दुनिया का हर भाई इस बात से जी उठता है कि उसकी बहन खुशहाल है। साथ जल्दी से असीम की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि असीम उन्हें नज़रअंदाज किए नताशा के साथ ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा, जैसे उसे ना तो साथ से कोई मतलब था और ना ही उसे पहचान रहा था। असीम का ऐसा रवैया साथ को दुखी कर गया, पर वो जानते थे कि असीम के सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो चुपचाप पीछे आ गए। कुछ देर नताशा के साथ मीटिंग के बाद जब असीम मीटिंग रूम से बाहर आया तो उनके पीछे ही नताशा भी थी, और नताशा आते ही सामने खड़े साथ पर भड़क उठी। हे लिसन, तुमसे मैंने बोला था ना कि मीटिंग रूम में मैं मिस्टर असीम के साथ बिजी हूँ। तुम सारी फाइल लेकर वहीं आ जाओ, फिर भी तुमने पियून को भेजा। तुम्हारी हिम्मत, जो मैं बोलूँगी वो तुम करोगे, या फिर जो तुम चाहोगे मैं वो मानूंगी। नताशा साथ को डांट रही थी, जबकि असीम चुपचाप खड़ा रहा। साथ की नज़रें असीम पर जाकर टिक गईं, जैसे उन्हें असीम से कोई उम्मीद ही ना हो। लेकिन अफसोस जरूर था और शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी अपनी बहनोई के सामने अपने आप को बेबस समझकर। असीम अपने मोबाइल में बिजी था, जैसे वहाँ क्या हो रहा है उससे कुछ मतलब ना हो। आइंदा अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी, समझी तुम? जी मैम, सॉरी, आइंदा मैं ख्याल रखूँगा। वो मुझे यहाँ कुछ काम था, सो मैंने पियून को भेज दिया। साथ शर्मिंदा से आहिस्ता आवाज़ में बोले थे। मुझे एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, बस काम किया करो। मैं तुम लोगों को सैलरी काम की देती हूँ, टाइम पास करने की नहीं। नताशा ने साथ को वार्न किया और वापस असीम की तरफ हंसते हुए आ गई। मिस्टर असीम, थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। पर वो क्या है ना कि अगर स्टाफ से ऐसे पेश ना हो तो ये सर पर तांडव करने लगते हैं। सॉरी, आपके सामने ये तमाशा हुआ। एनीवे, मैं आगे से ख्याल रखूँगी कि आपको यहाँ तक चलकर ना आना पड़े। मैं खुद आपके ऑफिस आ जाया करूँगी जब आप कहें। नताशा बोल रही थी और असीम ने एक नज़र उसे देखा और अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से चला गया। असीम का कुछ ना बोलना नताशा को जैसे अपनी इंसल्ट लगा, तो वो एक बार फिर से अपने स्टाफ पर भड़क उठी। जाकर अपना अपना काम करो तुम सब, और मिस्टर साथ, तुम पर तो मेरी नज़र ही है। जी जी मैम, साथ ने सर झुकाकर कहा और वहाँ से चले गए। अरमान, अरमान रुको, देखो शरारत नहीं, हम घर पर नहीं हैं, प्लीज़ दौड़ो मत बेटा। अरमान सुनो तो। अरमान मार्केट में रोड के बीचों बीच दौड़ता आइसक्रीम वाले की तरफ भागता हुआ जा रहा था, और उसका पीछा करते हुए फलक भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी उसे रोकने के लिए। वो आज अरमान को लेकर आतिफ के साथ शॉपिंग करने आई थी, जहां आतिफ उसे मार्केट में छोड़कर अपने किसी काम से कहीं और गया हुआ था। जब अरमान आइसक्रीम की जिद करने लगा और फलक ने उसे आतिफ के आने तक का वेट करने को बोला, लेकिन वो कहाँ मान जाता। अम्मी, मुझे आइसक्रीम चाहिए, वो भी अभी के अभी। अरे तो बच्चा, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपको आइसक्रीम ज़रूर खिलाऊंगी, पर अभी मेरे पास आओ। यहाँ देखो, रोड पर
इस तरह नहीं भागते हैं, फलक समझाते हुए अपनी बाहें फैलाए उसे गोद में बुला रही थी, पर अरमान उसी तरफ भागता रहा। अगर मैं आपके पास आऊँगा तो फिर आप मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाएंगी, पता है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है अरमान, पहले हम दोनों मिलकर आपके लिए कपड़े खरीदेंगे, उसके बाद तब तक चाचू भी आ जाएंगे आपके, तो हम सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। प्लीज़ मेरी बात सुनो अरमान, यहाँ आ जाओ। अरमान भाग रहा था और उसके पीछे ही फलक। जब अरमान अपने सामने किसी से टकरा गया, वो गिरने लगा था जब सामने वाले ने उसे जल्दी से थाम लिया। फलक ने देखा तो अरमान का हाथ पकड़े सना खड़ी थी, क्योंकि वो सना से ही टकराया था, जिस पर फलक को थोड़ा राहत मिली। चाची आप? अरमान मुस्कुरा दिया और सना भी। हाय अरमान बेबी, आप यहाँ? सना ने अरमान का गाल खींचते हुए थोड़ा सा झुककर उसका सर प्यार से चूम लिया। सना इस वक्त वन पीस ड्रेस पहने काफ़ी हार्ड से स्टाइलिश और खूबसूरत लग रही थी। चाची, मैं यहाँ अम्मी के साथ शॉपिंग करने आया हूँ। गुड, पर इस तरह रोड पर नहीं भागते। देखा अरमान, चाची भी यही कह रही हैं ना कि ये गलत बात है। फलक भी हंसकर उनके पास आते हुए बोली थी। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? सना ने सरसरी नज़र फलक पर डाली और जैसे दिखावे की मुस्कान से पूछा था। मैं अच्छी हूँ सना, तुम यहाँ? हाँ, वो मेरा यहाँ सूप था ना सुबह, तो मैं। एनीवे, आप किसके साथ आई हैं? अकेली हैं क्या? अरे नहीं, नहीं नहीं, आतिफ आया है मेरे साथ, बस अभी किसी काम से कहीं गया है, शायद आता ही होगा। फलक तो खुश दिली से बात कर रही थी, पर सना को कुछ खास नहीं लगा था उसे देखकर। और जब आतिफ का नाम सुना कि फलक उसके साथ आई है तो सना और भी झुंझला गई। चाची, ये कौन है? सना फलक से कुछ कहती कि अरमान ने सना के पीछे खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से पूछा, जबकि अजीब तो फलक को भी लग रहा था। सना के साथ एक गैर लड़के को देखकर जो उससे ऐसे घुल मिल रहा था, चिपक कर करीब खड़ा था। ये मेरे दोस्त हैं, जैसे आपके होंगे, और मैं यहाँ इनके साथ आई हूँ। सना ने फलक से नजरें हटाकर अरमान का गाल थपथपाते हुए हंसकर कहा और पीछे मुड़कर उस लड़के से कुछ बातें करने लगी थी, जब अरमान ने फिर सना को पुकारा। तो क्या चाची, आप अब मेरे चाचू से शादी नहीं करेंगी क्या? अरमान, ये क्या बोल रहे हो आप? फलक ने उसका हाथ पकड़कर खींचा था तो सना को जैसे मौका मिल गया। अरे रहने दीजिए ना भाभी, बच्चा है, जो देखेगा वही समझेगा। अब इसके चाचू तो यूं मेरे साथ कभी आते ही नहीं ना बाहर, क्योंकि आतिफ को तो आपसे और आपके कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है ना। सना ने बड़ी अदा से जैसे फलक को जताने के लिए कहा था, और फलक चुप रही। बोली भाभी, मैं सच कह रही हूँ ना, आप नहीं छोड़ती ना एक भी मौका मेरे मंगेतर को आपके पास से हटकर मेरे करीब आने देने का। चलो अरमान। फलक नजरें झुकाए हुए थी तो वो अरमान को लिए वहाँ से चले जाना ही बेटर लगा। पर अम्मी, आइसक्रीम। अरमान, मैंने कहा चलो। चाची, अरमान ने सना को बेबस आवाज़ में पुकारा तो वो जो फलक को नीचा दिखाकर खुश हो रही थी, जल्दी से अरमान का दूसरा हाथ थाम लिया, क्योंकि उसका एक हाथ तो फलक पहले ही पकड़े अपनी तरफ खींच रही थी। फलक भाभी, रहने दीजिए ना। चलो अरमान, मैं आपको आइसक्रीम खिलाती हूँ बेटा। सना ने फलक के बाद अरमान से कहा तो वो खुश उठा। मेरी चाची सबसे अच्छी। अरमान सना से लिपट गया, और अरमान भी सबसे बेस्ट बॉय था। चाची, ये अंकल भी हमारे साथ आइसक्रीम खाएंगे क्या? अरमान ने सना से पूछा। हाँ अरमान, हम सब खाएंगे। और चाचू? वो तो यहाँ ही नहीं अभी। चाचू तो बस आपकी मम्मी के साथ ही खुश रहते हैं और इंजॉय करते हैं अरमान बेटा, हमारे साथ नहीं। सना ने एक बार फिर से तल्ख लहजे में फलक को सुनाया था। है ना फलक भाभी? सना प्लीज़, मैंने तो आपके चाचू को आज मिलने ही बुलाया था अरमान, पर उन्हें आपकी अम्मी से फुर्सत मिले तब ना। फलक हल्की आवाज़ में जैसे कमज़ोर सी बुदबुदाई थी, पर सना को फ़र्क नहीं पड़ना था। क्या हुआ भाभी, बुरा लगा क्या? अब जो सच है वो सच है। देखिए ना, वो आज भी मुझे मना करके सबके साथ चला आया। सना, बिहेव योर सेल्फ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सना कुछ और कहती रहती और फलक वैसे ही सर झुकाए आंखों में आंसू लिए सुनती जाती कि आतिफ भी वहीं चला आया था। वो सना की बातों से झल्ला गया था, पर मार्केट में खड़े होने के एहसास से उसने दबे लहजे में ही सना को डांटा, और सना और फलक ने उसकी तरफ देखा तो वो चेहरे पे सख्ती और बेपनाह गुस्सा लिए सना को ही घूर रहा था। आतिफ, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या है?
सना हंसती हुई दौड़कर आतिफ के पास चली आई थी और उससे गुस्से को इग्नोर किए प्यार से उसके बाजू को अपने दोनों हाथों में समेट लिया। तो आतिफ एक बार फिर से धीरे से बोला था, कहाँ क्या है आतिफ? सना ने बेफिक्री से कहा और आतिफ सुलग उठा, यही जो तुम फलक के साथ कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया जानू, शट अप, मैंने सब सुना है। ओके आतिफ, आतिफ प्लीज़ जाने दो ना, कोई बात नहीं। आतिफ सना को कुछ कहता कि फलक ने जल्दी से उसके पास आते हुए इल्तिजा की थी, क्योंकि वो शायद कोई और इशू नहीं जानती थी और ना ही आतिफ और सना के बीच कोई लड़ाई झगड़ा। फलक तुम सबने ही इसको इतना सर चढ़ा रखा है जो ये ऐसी बदतमीजी करती रहती, पर मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। आतिफ ने फलक को भी सुनाया था और अरमान को गोद में उठाकर वहाँ से चला गया। अब आप खुश हैं ना भाभी? आतिफ के जाते ही सना ने फलक को घूरा और उस लड़के के साथ वो भी वहाँ से चली गई, जबकि फलक सोच रही थी कि उसकी गलती क्या है। बेवा होना है या जवानी में बेवा होना, एक ऐसा अकेलापन जो उसे खुद ही खाया जा रहा है। साथ ही लोगों को ऐसी बातें, शक की नज़रों का बोझ भी उस पर है। नहीं अम्मी, नहीं, मुझे नहीं लगता है मैं असीम के लिए बनी हूँ। मैं हार गई हूँ अम्मी, और शायद आपका यह फैसला असीम पर वाकई किसी टॉर्चर से कम नहीं है। अम्मी इस रिश्ते से वो खुश नहीं है और मैं अब नहीं तड़पा सकती। हिना ये सब क्या है बेटा? अम्मी, मैं असीम को अब अपने इस रिश्ते की कैद में नहीं रख सकती। आयशा हॉल में पड़े सोफे पर पैर लटकाए बैठी हुई थी और वहीं ज़मीन पर मासूमियत से बिछी बैठी हिना उनकी गोद में सर रखे उनके पैरों से लिपटी रोते हुए बोल रही थी, बस कर हिना तू, और कितना रोएगी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं उसे समझाऊंगी। नहीं बस, अब और नहीं अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। असीम को आखिर कब तक आप ऐसे इस तरह ज़बरदस्ती रिश्ते में बांधे रहेंगी? वो शायद मुझे कभी नहीं अपनाएंगे अम्मी, कभी नहीं। इसमें भी तेरी ही गलती है हिना। आयशा ने कुछ इस अंदाज से कहा था कि हिना जो अपना चेहरा उनकी गोद में छिपाई हुई थी वो एकदम आयशा को सर उठाकर देखने लगी। अम्मी ये, और मैं क्या कहूँ हिना? अम्मी मैं क्या करूँ? मैंने अपनी हर कोशिश कर ली असीम को पाने की, लेकिन असीम को ईबा से बहुत प्यार है। वो मुझे नहीं अपना पाएंगे, इसमें उनकी भी गलती नहीं है। शायद वो भी तो प्यार ही करते हैं ना, मुझसे नहीं तो किसी और से ही सही। कैसे नहीं हिना, वो अपने आप आएगा, क्योंकि इबा और हिना दो अलग अलग किरदार हैं। और हिना तू असीम के लिए जो मायने रखती है वो इबा तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की नहीं हो सकती है। हाँ हिना, इबा में और तुझ में बहुत फ़र्क है। तू असीम की बीवी है और तू चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अब ये तुझ पर है कि तू अपने शौहर को कैसे रोकती है। अम्मी मैं कुछ समझी नहीं। हिना मेरा मकसद था तेरा असीम से निकाह करवाना। अब तू अपनी जिद बना ले असीम को पाने की, जो तेरा हक है। तुझे कोई रोक नहीं सकता है बेटा। बेटा तू असीम को हासिल कर ले, तू उसे हासिल कर सकती है, बस हिम्मत मत हार। असीम तेरा शौहर है, वो तुझसे दूर भाग सकता है लेकिन तुझसे दूर जा नहीं पाएगा अगर तू चाहे तो। आयशा हिना और उसके कमज़ोर पड़े साहस को जैसे मजबूत करने के लिए उसे हौसला और हिम्मत दे रही थी। वहीं हिना उनकी बातों में खोती चली गई। लेकिन अम्मी, आपने मुझे ही उनके लिए क्यों चुना? और आखिर ऐसी क्या कमी है इबा में जो आपने उसे ठुकरा दिया? या फिर कोई और लड़की क्यों आपको पसंद नहीं आई? मैं सच में असीम की काबिल नहीं हूँ। मैं असीम को डिज़र्व नहीं करती अम्मी। फिर क्यों आप मुझे ले आई असीम के लिए? अम्मी, असीम को इबा से प्यार है, फिर आपने उसको क्यों इनकार किया? इबा में कोई कमी नहीं है और भले ही मुझे इबा और असीम की दोस्ती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब असीम ने बताया कि वो उससे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो मेरा दिल घबरा गया। जाने क्यों? इबा से आपको क्या प्रॉब्लम थी अम्मी? क्या आप उसे पसंद नहीं करती? कोई कमी नहीं, मैं मानती हूँ इबा एक अच्छी लड़की है, मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहूँगी, लेकिन वो मुझे मेरे बेटे के लिए सही नहीं लगी। मैं कैसे उसे अपनी बहू स्वीकार करती? आयशा जैसे सोचते हुए पर काफ़ी इमोशनली बोल रही थी। अम्मी, फिर असीम मेरे भी तो नहीं हैं हो सकते, क्योंकि वो आज भी ईबा के हैं। ये तेरी गलत सोच है हिना। असीम जितना तेरा है उतना ईबा तो क्या किसी का भी नहीं। बस तुझे अपना हक लेना है असीम से। लेकिन उनकी आंखें सिर्फ ईबा को देखना चाहती है, दिल सिर्फ ईबा को मांगता है। मैं कैसे ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाऊँ अम्मी, कैसे? हिना तड़प कर रुआंसी सी बोली थी।
बेटा तेरी मर्जी, तू चाहे तो मेरे बेटे को छोड़कर जा सकती है। मैं तुझे ज़बरदस्ती तो रोक नहीं सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि तू उसकी बीवी है और कोई भी बीवी अपने शौहर को इतनी आसानी से किसी और का नहीं सौंप देती। हिना, असीम को दुनिया से छीन सकती है तू, फिर वो इबा क्या है? आयशा ने हिना की पेशानी माथे पर प्यार से चूमते हुए अपने बंद लहजे में भी जैसे बहुत कुछ आसानी से समझा दिया था। अम्मी मैं कैसे? हिना, तू असीम को पा सकती है, बस कोशिश कर। मैं तुझे इसलिए तो इस घर में लेकर आई हूँ ताकि तू मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सके। अम्मी काश आपकी ख्वाहिश मैं पूरी कर सकती, पर मैं क्या करूँ? मैं अपने लिए उनका गुस्सा और नफरत नहीं देख पा रही हूँ अब। हिना रोए जा रही थी और उसकी आवाज़ में दर्द ही दर्द था। हिना, वो अभी भटक रहा है, पर तू उसे भटकने मत दे, समेट ले उसे। हिना, तू ही है जो उसे संभाल सकती है। और हाँ मेरी बच्ची, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी हेल्प करूँगी, लेकिन सिर्फ एक माँ की हैसियत से। बाकी मैं हर वक्त तो तेरे साथ रह नहीं सकती, जबकि तू कुछ भी कर सकती है, तू बीवी है उसकी। हिना, तू एक बार अपने पर आ गई तो तुझसे कोई भी असीम को जुदा नहीं कर सकता, खुद असीम भी नहीं। अम्मी, मैं असीम को छोड़कर नहीं जा सकती। ये सच है कि मैं खुद असीम को पाना चाहती हूँ, पर मैं जानती हूँ तू बहुत ही नाजुक सी भोली भाली मासूम दिल की लड़की है, पर अपने हक के लिए तो कोई भी खड़ा हो सकता है। फिर ये हक तो तेरा शौहर है। क्या तू अपने शौहर को पाने के लिए भी मजबूत नहीं बनेगी? तू इतनी कमज़ोर है हिना कि दूसरों से मदद मांगेगी। आयशा हिना को जैसे उकसाने में उसकी हिम्मत पैदा करने के अंदाज से समझाते हुए उसे हौसला दे रही थी, और हिना जाने की किन ख्यालों में खो गई, जैसे कुछ तो ठान ही लिया था। तुम्हें पता है ना कि मुझे मीठी चाय पसंद है, ये फीकी मरीजों वाली नहीं। फिर इसमें चीनी कहाँ गायब है? असीम ने चाय का एक घूंट पीते ही उसे वापस टेबल पर पटकने के अंदाज में रखा और सामने बैठी नाश्ता कर रही हिना से गुस्से भरे रौबदार लहजे में पर बेहद बनावटी रिलैक्स से पूछा, तो हिना चुपचाप अपनी प्लेट पर नजरें गड़ाए नाश्ता करती रही, जैसे उसने असीम की बात सुनी ही ना हो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, ये चाय इतनी फीकी सी क्यों है? लिसन रांची, इनकी चाय में 2 चम्मच चीनी डालना तुम्हें मैंने बताया था या भूल गई क्या? हिना ने असीम को नज़रअंदाज करते हुए अपने सामने खड़ी मेड रांची से कहा, जो असीम और उसके लिए नाश्ता लगा रही थी। हिना की बेरुखी और आज पहली बार की अपने लिए इस नज़रअंदाजी को देख असीम हैरान सा जैसे हिना की तरफ देखता ही रह गया था। यू मीन मेरे लिए चाय रांची ने बनाई है, तुमने नहीं? असीम ने हिना से पूछा, लेकिन वो उसी तरह चुप्पी साधे बैठी रही, जैसे कुछ सुना ही ना हो, ना ही देख रही हो। ओहो, मतलब एटीट्यूड वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है कि तुम मुझसे बात करो, आई डोंट केयर। असीम ने ये बात अपने आप से ही दिल में सोची थी और एक नज़र हिना को देखकर वापस अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। हिना भी खामोशी से अपनी प्लेट पर झुकी रही, लेकिन कई बार एक सरसरी नज़र असीम हिना पर डालना नहीं भूला था। कुछ पल ही बीते थे जब अचानक से असीम का फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपना मोबाइल देखा तो इबा का नंबर उसके पिक्चर के साथ फ़ोन स्क्रीन पर जगमगा रहा था, जिसे देखकर असीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और हिना और बाकी सब कुछ भूलता जल्दी से फ़ोन पिक कर लिया। हेलो इबा। असीम जैसे चहक उठा था। कहाँ हो, ऑफिस में? इबा ने बिना किसी रिएक्ट के पूछा। नहीं अभी नहीं, अभी मैं घर पर हूँ, बस ऑफिस निकलने ही वाला हूँ। अच्छा, मैं यहाँ नाराज़ बैठी हूँ तुमसे, और तुम्हें अपने काम की पड़ी है? इबा गुस्से में जैसे झल्लाकर बोली तो असीम का चेहरा उतर गया। यार आई एम सॉरी इबा, मैं हर कोशिश कर चुका हूँ तुम्हें मनाने की, लेकिन तुम हो कि रूठी बैठी हो, जबकि मैं बता चुका हूँ कि हिना ने जो भी बोला वो सच नहीं था यार, कसम से। असीम जैसे रिक्वेस्ट पर उतर आया और वो अब इबा से बातें करने में इस तरह खोया कि उसका ध्यान सामने बैठी हिना पर नहीं गया, जो एकटक उसे ही निहारे जा रही थी। हिना की आंखें अनजाने तौर पर नम होने लगी, जिसे उसने सख्ती से बेफिक्री में रगड़ डाला था। मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलते असीम, लेकिन फिर भी जरा सोचो, कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका लवर किसी और के साथ। इवा बोलते हुए चुप हो गई थी। शायद उसकी बात उसकी नम आवाज़ की वजह से कट गई, जो असीम को महसूस हुआ, तो वो भी जैसे इवा की मायूसी पर तड़प उठा। नो इबा, तुम समझ नहीं रही हो। हिना ने तो हम दोनों में झगड़ा कराने के लिए यूं ही झूठ बोला था और तुम उसकी बातों में आ गई। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे सकता हूँ? आई लव यू हिना,
अच्छा ठीक है, लव यू टू। अगर इतना ही प्यार करते हो तो रुलाया मत करो। तुम बहुत रोई होगी है ना? नहीं, पार्टी कर रही थी। ऑफ कोर्स रोई थी। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, तुम्हें क्या पता। आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली तुम्हें मनाने का जान, लेकिन तुम इतना हाइपर हो, मुझसे बात तक नहीं करती। प्लीज़ मान जाओ ना ईबा। अभी मैंने ही तुम्हें फ़ोन किया है, भूल गए क्या? हाँ, इसलिए तो खुश हूँ इतना। असीम ईबा की इस मासूमियत भरे गुस्से पर बात पर मुस्कुरा दिया था। हाँ तो मैंने फ़ोन किया है, तो अब तुम ऑफिस जाओगे या फिर मुझसे मिलने आओगे? ऑफिस तो मैं रोज़ जाता हूँ, ऑफकोर्स अभी मैं अपनी जान से मिलने आऊँगा। बस निकल ही रहा हूँ, असीम ने प्यार से कहा। जल्दी आओ, बस 5 मिनट। ओके, 5 मिनट से ज़्यादा लगा तो तुम्हारे सर के बाल सारे नोच डालूंगी। अरे तुम जान भी ले लेना, सब तुम्हारा ही तो है, असीम ने हंसते हुए कहा। तो उधर इबा भी खिलखिलाकर हंसती। कुछ देर यूं ही मोहब्बत की बातें होने के बाद कॉल कट कर दिया गया और असीम जल्दी जल्दी में फ़ौरन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। इससे पहले वो हिना की तरफ देखता, हिना ने उसकी तरफ से नज़रें हटाकर अपनी प्लेट पर झुका ली, जैसे कि उसे असीम या उसके उस फ़ोन कॉल से कोई फ़र्क ना पड़ा हो, और ना ही उसने असीम को देखा था। जबकि उसका दिल जानता था कि इस वक्त उसने असीम और ईबा की इन बातों को किस तरह बर्दाश्त किया था। इधर लाओ, ये मुझे दे दो, तुम दूसरा कट कर लेना। हिना जो अभी सेब काटे उसका एक पीस अपने मुंह में रखने वाली ही थी कि असीम ने उसकी प्लेट से सेब के सारे टुकड़े उठाए और खाता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि हिना बस उसे जाता देखती रह गई और उसका मुंह अब तक खुला का खुला रह गया था जिसमें वो सेब खाने वाली थी। हिना को यकीन नहीं हुआ कि असीम ऐसा भी कुछ कर सकता है, वो भी उसके साथ। वो असीम को ही देख रही थी और होठ बेख्तियार मुस्कुरा उठे। टेबल के पास खड़ी एक फीमेल सर्वेंट हिना को ऐसे अवाक मुस्कुराता हुआ देखकर खिलखिलाकर हंसती। मैम, क्या हुआ? सर तो आपके हाथों से खाना छीन ले गए। वो सर्वेंट जैसे हिना को हंसाने के लिए शरारत में बोली थी। क्या हुआ, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? शट अप, ओके। हिना ने उस सर्वेंट को बनावटी गुस्से में डांटा था, जबकि उसे हंसी आ रही थी और उस सर्वेंट को भी। सॉरी मैम, लेकिन सर तो आपका एप्पल ले गए। मैं आपके लिए दूसरा कट कर दूं क्या? या फिर मैंने तुमसे बोला क्या? और इधर देखो मेरी तरफ। हिना ने उस फीमेल सर्वेंट के साथ साथ टेबल से बर्तन समेट रही रांची को भी घूरता हुआ देखा, जो हंसे जा रही थी, और उन्हें दरवाजे की तरफ देखता पाकर हिना ने उन्हें घूरा था। तुम दोनों उधर क्या देख रही हो? नहीं तो मैम, कुछ भी नहीं, दोनों एक साथ बोली थी। मुझे पता है तुम दोनों की नज़र दरवाजे पर असीम पे ही टिकी हुई है ना? आजकल जिसे देखो बस मेरे ही हस्बैंड को निहारता रहता है, जैसे कि दुनिया में कोई और लड़का बचा ही ना हो। सबके सब स्टूपिड लड़कियां मेरे ही हस्बैंड के पीछे पड़ी रहती हैं। हिना ने अपने हाथ के नाखूनों को चबाते हुए कहा था। मैं तुम दोनों को भी आंखें निकाल लूंगी अगर मेरे हस्बैंड की तरफ देखा तो। हिना जाने ही कौन से मूड में बोल रही थी, पर उसकी वो शरारत और मासूमियत भरी प्यार गुस्सैल बातों पर वो मौजूद सारे सर्वेंट समेत आयशा को भी हंसी आ गई थी, जो उसे थोड़ी दूर सोफे पर बैठी उसे ही देख रही थी। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आतिफ? तुम क्यों नहीं जाना चाहते सना के घर? खाला ने तुम्हें और अम्मी को कितने प्यार से बुलाया था। प्यार से या इमोशनल ड्रामे से? फलक, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरा वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खाला ने अगर मुझे बुलाया है तो ज़रूर उनके पास कोई नई शिकायतें या फरमाइशें ही होंगी, क्योंकि वो हर बार यही तो करती हैं। कभी कहती हैं सना के लिए अलग घर ले लो, तो कभी कहती हैं सना को फलक पसंद नहीं। गॉड, यार फलक, अब तुम ही बताओ, क्या मैं सना से शादी करने के लिए तुम्हें इस घर से निकाल दूँ, या फिर कोई दूसरा घर लेकर उसके साथ सेटल हो जाऊँ और भूल जाऊँ अपने माँ बाप की जिम्मेदारी, तुम्हारे और अरमान की जिम्मेदारी, जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। आतिफ सारी बातें एक सांस में बोल गया था और फलक चुप रहकर सुनती रही। अच्छा ठीक है, ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? कुछ भी हो, तुम्हारी खाला है और होने वाले सास भी, उन्होंने बुलाया है तो तुम मना भी तो नहीं कर सकते। आतिफ, उन्हें बुरा लगेगा, जाकर मिलाओ। फलक ने उसे समझाने के अंदाज में काफ़ी आराम और आहिस्तगी में कहा था। तुम इतनी अच्छी क्यों हो फलक? जहाँ वो लोग तुम्हें एक आंख भी पसंद नहीं करते, वहीं तुम उनके आगे पीछे घूमती रहती हो, उनकी सलामती की दुआएं करती रहती हो। जरूरी तो नहीं जो हमारे साथ जैसा करे हमें भी उनके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए। वजाहत कहती थी। भाई की बातें अब तक याद है? हाँ,
मुझे तो समझ नहीं आता खाला को तुमसे प्रॉब्लम क्या है। सना तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती और खाला उसे समझाने की बजाय और सह दे रही है। आतिफ झल्लाया था। आतिफ, सना अभी बच्ची है, समझ जाएगी और मेरा क्या है। काश कि मेरी बस में होता तो मैं सना और तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाती, पर मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ मेरी वजाहत की यादें बसी हैं। फलक नम आवाज़ में बोली थी और आंखें भी बगावत करके आखिर भीग ही आई। और ये सब तुम्हें छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। फलक, ये घर तुम्हारा है। सना तो अभी इस घर की मेंबर भी नहीं हुई है। लेकिन ये नखरे, आतिफ ने सना के नाम पर इरिटेशन से कहा तो फलक को हंसी आ गई। क्यों ना करे नखरे, भले ही वो इस घर में आई नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल में तो राज करती है ना। फलक ने आतिफ को छोड़कर उसे हंसाना चाहा था, पर वैसे ही बेकार सा रहा। तुमको बहुत हंसी आती है ना। वो तुम्हें इतना कुछ सुनाती है, तुम्हारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचती और तुम मुझे उसकी अच्छाइयाँ बताती रहती हो। ऐसा नहीं आतिफ, वो सच में बहुत प्यारी है। उसकी बातों की शौकी तुम्हें शायद अभी पसंद नहीं, लेकिन जब वो तुम्हारी बीवी बनेगी तो वही सब तुम्हें अच्छा लगने लगेगा और तुम्हें उसकी इन्हीं हरकतों से प्यार हो जाएगा। फलक आंखों में चमक लिए खुश दिली से बोल रही थी। आतिफ, अभी वो अपने तरीके से जीती है, लेकिन जब वो तुम्हारी हो जाएगी तो तुम उसे अपने हिसाब से रख सकते हो। वो तुम्हारे रंग में रंग जाएगी। आतिफ, बस थोड़ा वक्त दो उसे। इतनी बातें कहाँ से सीखी है तुमने? कॉलेज में तो इतना नहीं जानती थी प्यार मोहब्बत के बारे में। आतिफ ने सीधा फलक की आंखों में झांका था। नहीं जानती थी, लेकिन जब से वजह से प्यार हुआ, प्यार को पहचानने लगी हूँ मैं। तुम तो किसी की फीलिंग्स भी नहीं समझी कभी फलक। मतलब कुछ नहीं। आतिफ ने जल्दी से बात बनाई थी, जैसे कुछ छुपा रहा हो, और इससे पहले फलक कुछ कहती थी उसकी नज़र आतिफ की गर्दन के पास पड़ी, जहाँ शर्ट के ऊपरी बटन खुले होने की वजह से उसके खुले चेस्ट पर कुछ निशान देखकर वो घबरा गई थी। आतिफ, ये तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ है? फलक ने फिक्रमंदी से पूछा था, पर आतिफ टाल गया। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आतिफ ने अपनी शर्ट का कॉलर ऊपर करते हुए गर्दन पर लगे उस निशान को छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। अरे ऐसे कैसे, कुछ नहीं। क्या करोगी जानकर? आतिफ प्लीज़, अगर बताऊंगा तो तुम किसी से कहोगी तो नहीं? आतिफ ने जाने क्यों पर जैसे फलक को टटोला था। अरे नहीं, हरगिज़ नहीं। फलक ने फ़ौरन कस्में वादे करने के अंदाज में बोली। नहीं, फिर भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम हंसोगी मुझ पर। अरे नहीं, मैं क्यों हंसूंगी? तुम दर्द में हो और मैं भला। बताओ क्या हुआ? भाभी बनकर तुम मुझे छेड़ना मत। मैं एक दोस्त की तरह तुम्हें बता रहा हूँ। बोलो पहले, ये चोट नहीं है, सना की बाइट है। आतिफ ने नजरें नीची करते हुए मासूमियत में धीरे से कहा था और फलक को हंसी आ गई। क्या क्या कहा तुमने? फलक कह कहा लगाते हुए बोली थी तो आतिफ उसे घूरने लगा। देखा, मैंने पहले ही कहा था तुम हंसोगी। मैं कहाँ हंस रही? फलक ने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। वो मुझे किस करना चाह रही थी, मैंने मना किया तो गुस्सा हो गई और गुस्से में उसने ये। आतिफ उसी मासूमियत से बोला और शर्ट का कॉलर ऊपर करके निशान ढक लिया। हाय अल्लाह, मेरे प्यारे देवर को मेरी देवरानी इतना सताने लगी है क्या? फलक, अगर तुमने कुछ बोला ना तो मैं तुमने ही बोला था कि तुम भाभी और दोस्त के रिश्ते से मुझे छेड़ोगी नहीं। मैंने तुम्हें बताया है, पर अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो। अरे मैं पागल हूँ क्या? वैसे दर्द हुआ था या फिर प्यार आया था सना पर? फलक मजाकिया हंसी से पूछ रही थी। कुछ भी नहीं, मुझे गुस्सा आया था। हाँ, क्योंकि तुम खड़ूस इंसान हो। आतिफ के बच्चे, सना सही कहती है। तो वो कौन सा बहुत अच्छी है, हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। जो चाहती है वो करके रहती है, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या चाहता है। दूसरों पे अपनी मर्जी थोपना ये कहाँ की अच्छाई है। उसे तुम पर प्यार आता है तो जाहिर करती है, इसमें गलत क्या है? और वैसे भी वो किसी और के साथ तो ऐसा करती नहीं है। तुम उसके मंगेतर और होने वाले हस्बैंड हो, तो तुम पर हक है उसका। हाँ, मंगेतर हूँ तो उसका जो दिल चाहेगा वो मेरे साथ करेगी। मेरी भी तो कुछ फीलिंग्स है फलक, और मैं नहीं चाहता कि सना मेरे करीब आए। क्या शादी की बात भी नहीं? वो तो तब की बात होगी ना, लेकिन अभी मुझे उसका ये ओपनली भी है। आई हेट इट। अच्छा ठीक है, फलक ने हंसते हुए कहा तो आतिफ उसे घूरते हुए बोला। फलक, तुम अभी भी हंस रही हो? मैंने कहा था ना, डोंट लाफ। अब मुझे हंसी आ रही तो मैं क्या करूं? वो वाकई पागल है। मुझे उसकी इन प्यारी प्यारी हरकतों पर दिल से प्यार आता है
और मुझे गुस्सा आता है। तुमने देखा था ना उस दिन मार्केट में वो एक लड़के के साथ किस तरह हाथों में हाथ डाले घूम रही थी। मुझे ये सब हरगिज पसंद नहीं है। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। अगर मैं अभी कुछ कहूँगा तो उसे लगेगा शादी से पहले ही मैं उस पर रोक टोक कर रहा हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। वो इतना तो समझती ही है। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी सना एक मॉडल है और तुम कैसे किसी के सपनों के आड़े आ सकते हो। कैरियर अपनी जगह होता है, संस्कार अपनी जगह। अगर वो एक मॉडल है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसे किसी की ज़रा भी परवाह नहीं है। मैं उसके सपनों के आड़े नहीं आता, तो उसे भी मेरा ख्याल रखना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या हुआ अम्मी? आपने मुझे इतना अर्जेंटली फ़ोन करके ऑफिस से क्यों बुलाया? कोई काम था क्या आपको? असीम ऑफिस से वापस घर जल्दी लौट आया था और सामने ही हॉल में बैठी अपनी माँ आयशा के पास आकर सोफे पर बैठते हुए पूछा, अम्मी आपने फ़ोन किया था? मैं घबरा गया, आपने जल्दी आने को बोला था। सब ठीक तो है ना? आप ठीक हैं? मुझे कोई काम नहीं है, तेरी बीवी को काम है, जाकर उससे पूछ। आयशा बड़े ही बेफिक्री से बोली थी और असीम चौंक उठा। क्या कहा आपने? इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हिना की बात कर रही हूँ। वो कितने दिनों से मुझसे कोई सोने की चूड़ियों की बोल रही है। तारीफ करती रहती पर कहती नहीं है कि उसे लेना है। लेकिन मुझे तो समझ आता है ना कि उसकी ख्वाहिश है वो पहनने की। मार्केट में देखी होगी तभी उसे पसंद आई थी। तो असीम ने आंखें छोटी करते हुए सवालिया नज़रों से पूछा, तो क्या तब वो खरीद नहीं पाई और ना मुझे पता चला, नहीं तो कब का उसके लिए ले आती। मेरी बहू की कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए मैं ऐसे थोड़े ना होने दूंगी। असीम मेरे पास इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि मैं उसे लेकर मार्केट शॉपिंग कराने ले जा सकूं। मैं ज़रा जल्दी जो थक जाती हूँ, कहाँ इस उम्र में उसके साथ घूमती फिरूं। तू चला जा उसके साथ। वाट? इसका मतलब अम्मी आपने मुझे इसके लिए बुलाया था? ओह गॉड अम्मी प्लीज़। असीम ने जैसे ही अपना माथा ही पीट लिया। अम्मी आपको पता है जब आपका फ़ोन आया तो मैं दौड़ा दौड़ा चलाया। मुझे लगा जाने क्या इम्पोर्टेंट होगा आपको और आप। हाँ तो काम के साथ साथ तेरी बीवी भी तो ज़रूरी है ना। और ऑफिस ही नहीं, हिना भी तो तेरी ड्यूटी है, पहले वो कर। नो, मैं नहीं जाऊँगा अम्मी। मुझे आदत नहीं है ना सुनने की। असीम अगर हिना को चूड़ियाँ चाहिए तो तेरा फ़र्ज़ बनता है कि तू उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर। आखिरकार वो तेरी वाइफ है, उसके भी कुछ अरमान होंगे तुझे लेकर। आप ये सब करके हमारा रिश्ता सुधारना चाहती हैं ना अम्मी? असीम ने तड़पते हुए पर कुढ़ कर कहा था। असीम मैं जो चाहती हूँ तो वही करेगा। अम्मी इसके लिए आपने मुझे ऑफिस से बुला लिया? ये कहाँ का इंसाफ है? आपको पता भी है आतिफ के साथ एक मीटिंग छोड़ कर आया हूँ। मेरा कितना लॉस हो सकता है। तेरे लॉस का तो तू जाने। अगर मेरी बहू का दिल टूटा किसी चीज़ के लिए तो उसकी कीमत तू कहाँ से लाएगा ये बता मुझे। अम्मी प्लीज़, आतिफ है ना वहाँ सब संभाल लेगा। लेकिन अम्मी जाकर देख उसे कमरे में होगी और ले करके जा शॉपिंग पर। असीम ने एक बेबस आवाज़ में अपनी माँ को पुकारा था तो आयशा ने कड़क आवाज़ में उसे डांट दिया। अम्मी आप तो मुझे ऐसे डपट देती हैं जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ। असीम ने भोलेपन से मासूम चेहरा बनाकर कहा था। जाने क्यों पर आयशा को हंसी आ गई। तू ऐसे काम ही क्यों करता है कि मुझे तुझको डांटना पड़े? अम्मी अब क्या किया है मैंने? जब मैं तुझे कुछ बोला करूँ तो तू सवाल मत किया कर। अम्मी मैं कब सवाल करता हूँ? आप जो बोलती हैं कभी मैंने इनकार किया है क्या? नेवर। असीम ने उसी अंदाज में आंखों में भोलापन लिए बोला था। हाँ बस अम्मी हिना को लेकर आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखा करें। मैं आपकी सारी फरमानवारी वफादार करूँगा। यही तो तुझे हिना से इतनी चिढ़ क्यों है, जबकि तू अच्छे से जानता है कि वही तेरी किस्मत है। जितनी जल्दी तू इस सच्चाई को अपना ले तेरे लिए बेहतर होगा। उसने आपसे बोला है कि मैं उसे बाहर लेकर जाऊं? असीम ने आयशा की बात को नज़रअंदाज करते हुए सवाल किया था। नहीं, वो क्यों बोलेगी? तूने तो उसे इतना सुनाया है कि वो बेचारी तेरे नाम से भी घबराने लगी है अब। मुझे समझ नहीं आता असीम, आखिर क्या कमी है उसमें जो तू उसे इस तरह से बेजार है? अम्मी घबराने के साथ साथ अगर वो मुझसे दूर रहे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, उसके लिए भी और मेरे लिए भी।
असीम ने दृढ़ता से क्लियरली कहा और उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। हे मेरे खुदा, इसका क्या होगा? ये क्यों इस इबा के चक्कर में अपनी हंसती खेलती शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुला है? आयशा ने दिल में सोचा था और वो असीम को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। असीम जब कमरे में आया तो हिना कोई नॉवल पढ़ रही थी, जिसे देखकर असीम ने पहले इग्नोर किया, पर बात तो करनी ही थी, इसलिए बगैर उसकी तरफ देखे वो अपनी हैंड वॉच को देखते हुए बोला, लिसन, रेडी हो जाओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम्हारी स्टूपिड सी चूड़ियाँ दिलाकर मुझे वापस ऑफिस भी जाना है। असीम ने कहा, लेकिन हिना ने जैसे सुना ही ना हो। वो उसे अनदेखा किए उसी तरह अपना नॉवल पढ़ती रही। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कुछ कहा है? चलो जल्दी, मेरे पास ज़्यादा फालतू टाइम नहीं है। और ये क्या सारा दिन नॉवल पढ़ती रहती हो? नॉवल पढ़ना मेरा शौक़ है, हिना ने बगैर उसकी तरफ देखे ही कहा था। पढ़ा करो, लेकिन ये सब रियल लाइफ में आजमाया मत करो, समझी? लव स्टोरी पढ़ने का शौक़ उनको ही होता है असीम साहब, जो किसी से लव करते हैं और लव का मतलब समझते हैं। लव कोई सस्ती चीज़ नहीं जो सबको मिल जाए। अच्छे अच्छे अमीर तरसते रह गए हैं इस नायाब तोहफे के लिए। पक्का? ये जो तुम इतने भारी भारी डायलॉग बोलती हो ना, इन्हें बेकार घटिया नॉवेल से ही सीखी होगी। कहीं से भी सीखी हो, लेकिन है तो सच ही ना। मेरा इस वक्त बहस करने का कोई इरादा नहीं है। प्लीज़ रेडी हो जाओ, अगर चलना है तो। नहीं तो अम्मी से साफ इनकार कर दो कि तुम्हें नहीं जाना है, क्योंकि मेरी बात तो वो सुनेंगी नहीं। इस बार असीम ने बेड पर बैठी हिना को अपनी भरपूर नज़रों से देखा था। रेडी होने की क्या ज़रूरत, मैं तो कब से रेडी हूँ। ओहो, मतलब तुम्हारा और मम्मी का ये बना बनाया प्लान था, है ना? कैसा प्लान? मैं वहाँ ऑफिस में अपना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ और तुम्हें यहाँ बेकार सी चूड़ियों के लिए। खैर छोड़ो, चलो अब। असीम ने अपनी बात काटते हुए बोरियत से कहा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि हिना असीम को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी थी। खड़ूस है पर अच्छे भी हैं, एंड आई लव हिम, हिना ने खुश होकर सोचा था। हिना एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप में एक के बाद एक नई नई डिजाइन की चूड़ियाँ निकलवा कर देख रही थी। और सिर्फ चूड़ी ही क्या, वो तो रिंग, नेकलेस, पायल, झुमके, कंगन, मांग टीका, हर एक ज्वेलरी को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए उनकी तारीफ की जा रही थी। हिना सब कुछ देख रही थी, उसका बस नहीं चल रहा था जैसे पूरी शॉप खरीद ले। जबकि वहीं असीम उसी शॉप के अंदर थोड़ी दूरी पर खड़ा अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था। उसे हिना से कोई मतलब नहीं था और ना ही वो उसकी तरफ देख ही रहा था। अच्छा, ये वाला जो ट्रिपल साइज नेकलेस है, ये कितने का है? हिना ने एक भारी भरकम खूबसूरत से चमकते नेकलेस पर अपना हाथ फेरते हुए सेल्समैन से पूछा, तो उसने उसकी जो कीमत बताई थी, हिना का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या इतना महंगा? या अल्लाह, इसमें क्या सोने चांदी जड़े हैं क्या भाई? हिना ने मुंह बनाकर कहा और नेकलेस को भरपूर नज़रों से देखने लगी, जो वाकई बेहद खूबसूरत था और उसे बेहद पसंद थी। अरे नहीं मैम, इसमें सोने चांदी नहीं जड़े हैं, बल्कि ये खुद एक असली डायमंड नेकलेस है। इट्स 100% प्योर मैम, सेल्समैन ने बड़े ही सलीके से कहा। पर हिना जैसे झेप गई और वो क्या ही बोलती। इसे जल्दी से अपने सामने रखी दूसरी ज्वेलरी को देखने लगी। मुझे ये नहीं चाहिए, अब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इसको लेने के लिए इतने पैसे खर्च कर दूँ। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं क्या? हिना और भी कई सारे ज्वेलरी बॉक्स खोल खोल कर देख रही थी, जबकि असीम ने जब उस पर एक नज़र डाली तो उससे जैसे वो कुड़ गया। जल्दी करो, मुझे जाना भी है, पूरा दिन नहीं है मेरे पास, समझी तुम? हाँ, कर तो रही हूँ, मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रही तो क्या करूँ? आप वहाँ इतनी दूर से खड़े हैं, ये नहीं कि आकर मेरी हेल्प कर दे। अगर मुझे लेडीज़ चीज़ों का इतना ही नॉलेज होता ना, तो मैंने भी कोई लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम वाली कॉस्मेटिक की दुकान ही ना खोल लेनी थी। असीम ने जलकर कहा और वापस अपनी जगह पर खड़ा मोबाइल चलाने लगा। वहीं हिना भी दोबारा से ज्वेलरी देखने लगी। असीम कुछ देर वहाँ ठहरा, फिर उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आया और वो फ़ोन पिकअप करने शॉप से बाहर चला गया। हिना अभी भी अपने सामने फैले हुए बहुत सारी ज्वेलरी बॉक्सेस में से कुछ पसंद का सिलेक्ट करने लगी। बारी बारी से सबको उठाकर देख रही थी और सामने से जो शॉप में सजे थे उन सब पर भी नज़र डालती हुई वो अपने लिए खूबसूरत चूड़ियाँ देखने में लगी हुई थी। असीम काफ़ी देर बाद फ़ोन पर बात करके जब वापस लौटा तो उसके चेहरे पे एक चमक थी, क्योंकि वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि ईवा का था। इससे बात करके हमेशा उसके चेहरे पर एक ऐसी ही गहरी स्माइल आ जाया करती है।
वो जब वापस शॉप में आया तो हिना अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। क्या हुआ, पसंद आया कुछ या टाइम पास ही करना है बस? असीम ने पूछा तो वो चुप रही। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? कुछ तो नहीं। हिना असीम की आवाज़ पर चौंक गई थी क्योंकि उसकी नज़रें अभी भी उसी डायमंड नेकलेस पर थी। जब असीम ने पुकारा तो वो जैसे आपे में लौटी। हो गया ना तुम्हारा, जो खरीदना था खरीद लिया, अब चलो। असीम दांत पीस कर बोला। हाँ ठीक है। हिना ने अपने हाथ में एक पैकेट उठाया जिसमें चूड़ियाँ थी और असीम के साथ चलने लगी। चलिए, सॉरी लेट हो गया आपको मेरी वजह से। अगर यहाँ से कुछ खरीदा है तो उसके पैसे भी देने पड़ेंगे। ये तुम्हारे खाला जी का घर नहीं जो तुम। असीम ने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए अपना कार्ड निकाला और उसे उस सेल्समैन की तरफ बढ़ाने ही वाला था जब हिना बोल उठी। अरे पैसे मैंने दे दिए हैं। क्या? हाँ, वो मैं लेकर आई थी ना। तो जब तुम्हें ही खरीदना था तो मुझे क्यों बुलवाया तुमने? असीम और भी ज़्यादा छल्ला गया था। मैंने नहीं बुलाया था आपको, अम्मी ने कहा था आपके साथ आने को, और इसीलिए अब तुम मुझे अम्मी से ही डांट पड़वाने को सोच रही हो, है ना? कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद नहीं सकता और इसलिए तुम्हें मेरे साथ आने पर भी पैसे लेकर आने पड़े। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा। क्या सोचा? जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें ज़रूरी था अपना कार्ड यूज़ करने की। तुम्हें लगा कि मैं तुम पर अपनी चिंदी से पैसे खर्च करने में जान चुराऊँगा, राइट? नहीं, मैं वो जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ ज़्यादा नुमाइश मत किया करो। आई बात समझ में? असीम ने दबी दबी पर गुस्से भरी आवाज़ में कहा था ताकि कोई और ना सुन पाए। उसे हिना का इस तरह उसके होते हुए भी ऐसा कुछ करना वाकई गुस्सा दिला गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर आयशा को पता चलेगा कि उसने हिना को चूड़ियाँ दिलवाने के बजाय हिना से ही पेमेंट करवाया है तो वो ज़रूर उसे डांटेगी। आइंदा ख्याल रखूँगी। आप थे नहीं तो मैंने सोचा, और मैंने कार्ड यूज़ नहीं किया है। मेरे पास कार्ड नहीं है। ये पैसे तो मुझे अम्मी ने दिए थे। हिना ने मासूमियत से सर झुकाए हुए कहा। तो शायद इस वक्त कोई और होता तो अपनी नाजुक सी वाइफ को इन मासूम जान सी बातों पर उसे खींच के अपने सीने से लगा लेता, सर चूम लेता। पर असीम ऐसा कहाँ कर सकता था। उसे भले ही कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन हिना की बातों पर उसको अपनी गलती का एहसास जरूर हुआ था। चले आप, असीम ने धीरे से कहा। हाँ ठीक है। हिना सर हिलाते हुए असीम के पीछे चलने ही वाली थी कि असीम की नज़र उसके गले में पड़े छोटे से खूबसूरत एक नग के लॉकेट पर अटक कर रह गई। मुझे शायद याद है जब तुम यहाँ आई थी तो ये पेंडेंट तुम्हारे गले में नहीं था। असीम ने जैसे याद करते हुए पूछा तो हिना एकदम ही खिलकर मुस्कुरा दी। अरे हाँ, ये लॉकेट तो ही मुझे सुहेल ने दिलवाया है यहीं। सुहेल भी अभी कुछ देर पहले इसी शॉप में था जब आप बाहर गए थे फ़ोन पिक करने। मुझे ये बहुत पसंद आया तो सुहेल ने मेरे लिए ख़रीद लिया। वो भी शायद यहाँ कुछ लेने आया था। जब मुझे देखा तो वो मेरे पास आ गया और तुमने उससे ये भी ले लिया, है ना? असीम ने खुशी से चहक रही हिना की बात काटते हुए कहा था। हाँ, वो मैं। शट अप। क्यों लिया तुमने ये सब उससे? ये इतना सस्ता भी नहीं लग रहा है, और कोई किसी को इतना महंगा कुछ दे इतना अच्छा भी नहीं होता है कोई। सुहेल मेरा कज़िन है असीम, और अपनों पर इतना तो खर्च कर ही सकता है हर कोई। तो मतलब वो तुम्हें कुछ भी देगा तुम ले लोगी? नहीं, मैंने मना किया था लेकिन सुहेल ने ज़बरदस्ती की। उसने बोला कि ये उसकी तरफ से मेरी शादी का तोहफा है, तो मैं मना नहीं कर पाई कि उसे बुरा लगता। हिना, तू उसी तरह खनकती हुई आवाज़ में मुस्कुराती हुई मासूमियत से बोल रही थी, पर असीम का पारा हाई हो गया। जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ, असीम ने कुड़कर कहा। पर आप कहाँ जा रहे हैं? जितना कहा है करो उतना किया करो, असीम ने कहा और आगे बढ़ गया, जबकि हिना शॉपिंग बैग लिए शॉप से बाहर निकल गई। हिना के जाते ही असीम शॉप के ऑनर के पास चला आया और उससे कुछ बातें करने लगा। फिर वो भी अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। हिना अभी भी गाड़ी के बाहर खड़ी थी और असीम ने उसे एक नज़र देखा, फिर गाड़ी में आगे बैठने ही वाला था जब शॉप से निकलकर एक सेल्समैन कई सारे पैकेट्स लिए हिना की तरफ चला आया और उसे पकड़ाते हुए बोला, मैम ये आपके लिए। क्या, मेरे लिए? हिना को हैरत हुई थी। उसने सामने खड़े असीम को देखा जो गाड़ी का डोर खोलकर बैठने ही वाला था। फिर सेल्समैन को, जी हाँ मैम, ये सारा सामान आपके लिए है। इन सभी पैकेट्स में ज्वेलरी है जो आपकी है। इतनी सारी ज्वेलरी? पर मैंने तो खरीदी नहीं थी। देखिए, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। हिना को यकीन नहीं हो रहा था, जबकि सेल्समैन काफ़ी इत्मीनान और केयरिंग से हिना को वो सब दे रहा था। नहीं मैम, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आज तक इतनी ज्वेलरी एक साथ किसी और ने खरीदी ही नहीं है हमारे यहाँ से। इतनी सारी ज्वेलरी
इसका पेमेंट मैं कहाँ से करूँगी? मैम उसकी ज़रूरत नहीं है, इन सब का पेमेंट हो चुका है, सेल्समैन ने सादगी से कहा और वो वापस चला गया। जबकि हिना वो सारे बैग्स पकड़े वहीं ज़मीन पर बैठ गई और हाथ पैर फैलाए पूरी तरह ज़मीन पे आलती फालती जमाए बैठी रही। सारे बैग्स खोलकर देखने लगी। उसकी आंखों में एक हैरानी भरी अजीब मुस्कान और चेहरे पर प्यारी सी खुशी चमक आई जब वही बड़ा सा खूबसूरत नेकलेस उसके हाथ में आया था, जिसे उसने शॉप में देखकर पैसों की बचत के लिए खरीदने से इनकार कर दिया था। नेकलेस के साथ ही उसने जितने भी बॉक्स खोले सब में वही ज्वेलरी थी जो उसने शॉप में देखी थी और सब पर हसरत भरी नज़रों से हाथ फेरते हुए दिल से पसंद किया था, लेकिन खरीदा नहीं था। या मेरे अल्लाह, ये तो सारी वही ज्वेलरी है जो मुझे पसंद आई थी। हिना जैसे एकदम से चीख ही उठी और वो गाड़ी के पास खड़ा असीम आसपास देख रहा था। उसे जैसे शर्मिंदगी सी फील हो रही थी कि कैसे हिना ज़मीन पर बैठी सारा सामान बिखेरे उसे एक एक कर देख रही थी। ओ सिट यार, ये लड़की मेरी इंसल्ट करवाएगी। इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि ये मेन मार्केट है और यहाँ पर कितने सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी को पता चला ये मेरी वाइफ है तो मेरी इज्जत का कबाड़ा होना तय है आज। असीम ने दिल ही दिल में सोचा और दांत पीसते हुए हिना की तरफ देखा। लिसन, अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब हम घर चलें? ये सब तुम घर पर ही देख सकती हो। प्लीज़ गाड़ी में बैठो आकर। असीम, ये देखिए, ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है और तो और ये सारी की सारी ज्वेलरी भी, ये सब कुछ वही सामान है जो मैंने पसंद किया था शॉप में। पर मैंने कुछ ख़रीदा नहीं था, फिर ये मुझे कैसे मिली? हिना कह असीम से रही थी, लेकिन सवाल जैसे वो अपने आप से भी कर रही थी जब असीम बोल उठा, ये सब तुम घर पर भी सोच सकती हो। अभी उठो यहाँ से और आकर गाड़ी में बैठो। सब आते जाते लोग तुमको ही देख रहे हैं और मुझे भी। ये सब पक्का सुहेल ने किया है, हिना ने सोचते हुए एकदम ही कहा था। तो असीम जो अब गाड़ी में बैठने लगा था वो उसे जैसे ठिठक सा उठा और वापस हिना की तरफ देखने लगा। क्या कहा तुमने? हाँ असीम, ये नेकलेस और ये सारी ज्वेलरी ज़रूर मुझे सुहेल ने ही दिलवाई होगी और मुझे पता न चले इसलिए उसने ये सब इस सेल्समैन के हाथों भिजवाया है। इसका पेमेंट भी उसी ने किया है। वो देख रहा था जब मैं ये सारी ज्वेलरी पसंद कर रही थी, उसे लगा होगा कि ये मुझे चाहिए, इसलिए उसने मुझे ये सब कुछ असीम, सुहेल को हमेशा से सरप्राइज़ करना पसंद है और आज भी उसने मुझे। हिना बोल रही थी जबकि असीम अपनी जगह पर खड़ा उसे एकटक देखता हुआ जाने ये क्या सोच रहा था। आतिफ और आरिसा इधर सना के घर में उसकी माँ सारिया के साथ बैठे थे और जो नॉन स्टॉप बोली जा रही थी, देखो आरिसा, मुझे पलक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सना उसके साथ एक घर में नहीं रहना चाहती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मेरी छोटी बहन हो आरिसा, मेरी बात समझने की कोशिश करो भाई। सारिया बड़ी ही करीने से अपनी बेबाक कमजोरी को लुत्फ उठाते हुए बता रही थी। सारिया के चेहरे पर कोई भी सिकर नहीं थी जिससे लगता कि वो वाकई अफसोस में हो, बल्कि वो तो कुछ इस लहजे में बोल रही थी जैसे वो खुद यही चाहती हो। लेकिन खाला, वो फलक का भी घर है और वो कहाँ चली जाए? सना से मैं शादी कर रहा हूँ तो इसके लिए क्या मैं फलक को उसी के घर से निकाल दूँ क्या? आरिसा तो चुप ही रही, पर आतिफ बोले बगैर ना रह सका। वजाहत भाई हो ना हो, फलक का पूरा हक रहेगा घर में। अरे आतिफ मेरे बच्चे, मैंने ऐसा कब कहा? तू मेरी बात को गलत समझ रहा है। सारिया जल्दी से बोली थी। तो फिर आप क्या कह रही हैं अप्पी? इस बार आरिसा ने पूछा। आरिसा, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर सना चाहती है कि आतिफ और वो अकेले रहे तो उसे प्रॉब्लम ही क्या है? क्यों ना आतिफ अलग घर ले ले, वहीं तुम्हारे घर के पास ही कोई मिल जाएगा, फिर ये आता जाता रहेगा, तुम लोगों से भी मिल ले और सना भी खुश हो जाएगी। खाला, मतलब कि मैं अलग घर ले लूँ और अपने परिवार को अकेला छोड़ दूँ, यही ना? ओफो आतिफ, तू बहुत जल्दी जोश में आ जाता है। बस यही बात मुझे तेरी पसंद नहीं आती है और मुझे भी पसंद नहीं आता है सना का फलक के बारे में ऐसी वैसी कोई बात करना। आखिर उसे क्यों पसंद नहीं है फलक? आरिसा भाई देख, मैंने भाभी के लिए किसी भी देवर का इतना प्यार तो कहीं नहीं देखा। और आतिफ बेटा, अभी मैं कुछ कहूँगी तो तुम कहोगे कि मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। सारे ने कुछ इस अंदाज से आरिसा और आतिफ दोनों से कहा था कि वो दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अप्पी, आप ये क्या कह रही हैं? फलक एक बहुत ही प्यारी और ज़हीन बच्ची है, उसके बारे में आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आतिफ तो
उसका कॉलेज फ्रेंड है और आज भी इनमें दोस्ती के साथ साथ देवर भाभी का एक हंसी मजाक भरा प्यारा सा रिश्ता है। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा आरिसा। हाँ, लेकिन आपका इशारा जिस तरफ था वो मुझे बुरा लगा अपी। आरिसा में भी सरिया की ही तरह सादगी से कहा। तुम्हें इतना बुरा लगता है तो सोचो जरा आरिसा, मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। सना तो मेरी बेटी है, उसका दिल जलता है तो मुझे भी तकलीफ होती है। तो आप क्या चाहती हैं खाला? आरिसा से पहले आतिफ ने जैसे सारिया का चेहरा एकटक देखते हुए पूछा तो वो मुतमईन सी बोली, आतिफ, मैंने सुना है कि फलक का भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों में खेलता है। तो जब वो इतने अमीर घर की बेटी है तो फिर शौहर के इंतकाल के बाद भी अपने ससुराल में क्यों रह रही है? देखो, इकलौता भाई है उसका, उसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा ना। अगर वो अपने मायके ही जाकर रहे तो इसमें हर्ज ही क्या है? सारिया ने बड़े ही सलीके से ये बात कही थी, पर आतिफ और आरिसा जैसे हैरान रह गए। अब भी आपका मतलब है कि वजाहत नहीं रहा तो हम फलक को भी? ये तो तुमसे ज़्यादा फलक को खुद सोचना चाहिए। घर में जवान देवर है और वो किस तरह से अरमान के साथ पूरे घर में उछल कूद करती दौड़ती फिरती रहती है, जैसे कि उस घर की बेटी हो, कोई बेवा बहू नहीं। शौहर के मरने का तो जैसे उसे कोई गम ही ना हो। सारिया अपने दबे दबे बंद लहजे से दोनों को जताने के लिए क्या कह रही थी आतिफ और आरिसा बखूबी समझ रहे थे। अपी, आप बहुत गलत सोच रही हैं फलक के बारे में। अब ये तो जमाने का दस्तूर है आरिसा, अभी फलक जवान है, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जवानी में कदम बहकते ही हैं। सोचो क्या मुंह दिखाओगी तुम लोगों को अगर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो। फलक के शौहर का इंतकाल हुआ है खाला, फलक का नहीं, वो भी जिंदा है और वो अगर जीना चाहती है तो कोई भी उसे मौत नहीं दे सकता है। आतिफ जो कब से चुप रहकर सब सुन रहा था, इस बार सारिया को जताता हुआ वो दृढ़ता से बोला और उठकर खड़ा हो गया। अम्मी चलिए यहाँ से, मैंने पहले ही मना किया था, पर आप ज़बरदस्ती खुद भी यहाँ चली आती हैं और मुझे भी ले आती हैं। आतिफ, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है? नहीं खाला, आप बहुत समझदार जहीन औरत हैं, पर काश कि मुझे आपसे ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह की सोच आप फलक के बारे में रखती हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आप एक उम्र दराज हैं और मुझे आपकी वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो अपनों से बड़ी की जाती है। आतिफ बड़े ही कायदे से पर दांत पीसता हुआ बोला जा रहा था, जो सारिया को एहसास करा गया। खाला, आपकी बातों में कुछ ऐसा है कि मुझे नहीं लगता मुझे आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, फलक कहीं नहीं जाएगी। फलक को मैं घर से निकालने का तो बोल नहीं रही हूँ, बस अपने मायके ही जाने को बोल रही हूँ। और आरिसा उसके लिए लड़का देख रही है ना, जैसे ही मिलेगा तो उसे उसके घर से ही रुखसत कर देगी। ज़रूरी तो नहीं कि यहाँ शौहर के घर से रुखसत होकर किसी दूसरे के घर जाए। कितना अजीब लगेगा ना, वो अपने ससुराल से रुखसत होकर किसी दूसरे ससुराल जाएगी। अपी, फलक अब मेरी बेटी है, बहू नहीं, और बेटियों को तो अपने ही घर से रुखसत किया जाता है। इस बार आरिसा ने भी बिगड़े मन से सारिया को सुनाया था। आखिर फलक की बेइज्जती उन्हें कब मंजूर थी? अम्मी, ये देखिए, ये सारी ज्वेलरी मुझे सुहेल ने दिलवाई है, कैसी लग रही है आप बताइए ज़रा। हिना आयशा के सामने सारी ज्वेलरी बॉक्सेस खोले बैठी उन्हें दिखाते हुए बोल रही थी, जबकि हिना की ऐसी इस बातों पर आयशा उसका चेहरा देखती रहेगी। जाने ही क्या था, पर वो जैसे सोचों में गुम थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सा एहसास उतर गया था। क्या क्या हुआ अम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि तू सच में पागल है हिना, मेरी पगली। जी अम्मी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।